हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पेंट कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले चेक करते हैं इक्विटी डाइल्यूशन का कि प्रमोटर कितना परसेंट अपना इक्विटी को डाइल्यूट किया है। तो 2007 से 21 का डेटा देखें तो कोई डाइल्यूशन नहीं है। प्रमोटर एक भी ना शेयर खरीदा है ना बेचा है पिछला 12 से 13 साल में। अब चेक करते हैं कि प्रमोटर का शेयर होल्डिंग है कितना। अगर शेयर होल्डिंग का बात करें तो प्रमोटर होल्ड करता है 52.79%, जो 50% से ज़्यादा है। तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि मैनेजमेंट को इस कंपनी पे भरोसा है, क्योंकि 50 से ज़्यादा माना जाता है कि यहाँ प्रमोटर को भरोसा है, तभी वो 50 से ज़्यादा होल्ड करता है। अगर कोई कंपनी कंटिन्यूस अपना शेयर होल्डिंग डिक्रीज़ करता जाए और वो प्रोफेशनल रन कंपनी नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे वो काफ़ी ख़राब कंपनी होगा। लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट रखा है और 50 से प्लस रखा है तो हम कंसिडर करेंगे ये काफ़ी बढ़िया कंपनी शेयर होल्डिंग के पैटर्न से। अब बात करते हैं रेशियोज़ के बारे में। रेशियोज़ में पर्टिकुलरली डेटर्स डेज, इन्वेंट्री डेज और डेज पेएबल। ये बेसिकली होता है क्या, पहले ये समझते हैं। इन्वेंट्री डेज का मतलब होता है कि सामान कितना दिन मेरा फैक्ट्री में पड़ा रहा। तो अगर इस केस में देखा जाए, इस पेंट कंपनी में देखा जाए तो ये अराउंड घूमता रहता है 100 से 130 दिन के बीच में घूमता रहता है। मतलब 100 से 130 दिन उसका कंपनी का अंदर सामान रखा हुआ रहता है, रॉ मटेरियल रहता है, और उसको बेचता है वो लगभग 30 से 35 दिन के आसपास अराउंड लगता है उसको बेचने में। तो ओवरऑल सामान ला के रखा 112 दिन और 31 दिन में बेचा, और अपना डेटर्स को मतलब जो उसको सामान दे रहा है उसको पे कर रहा है लगभग 80 to 100 डे के आसपास, जो अभी धीरे धीरे कंसेक्यूटिवली बढ़ा है। तो ये समझ में आता है कि कंपनी 100 दिन से ज़्यादा सामान रख रहा है और 30 दिन के आसपास रख रहा है, बेचने में उसको लग रहा है। बाकी लगभग 80 to 100 डेज़ के आसपास में वो पेमेंट कर रहा है। मतलब कुछ पैसा उसका इन्वेंटरी में फंस रहा है, यहाँ से देखने से पता चलता है। तो इसीलिए कन्वर्सन साइकिल पॉजिटिव दिखेगा आपको। कहने का मतलब पॉजिटिव है, कहने का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इसको कैश का रिक्वायरमेंट होगा। वर्किंग कैपिटल में इसको थोड़ा बहुत इक्विटी का यूज करना पड़ सकता है या डेट का यूज़ करना पड़ सकता है। इससे पर्टिकुलरली हमको ये समझ में आता है। ये तो था रेशियोज़ के बारे में। अब थोड़ा बात करते हैं कैश फ्लो कि कंपनी जो प्रॉफिट कर रहा है क्या उसको पैसा आ रहा है या नहीं, या प्रॉफिट कर भी रहा है या नहीं। प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं ये तो पता चलेगा P&L अकाउंट में। लेकिन अभी हम चेक करते हैं कि अगर कंपनी को पैसा आ रहा है तो कितना आ रहा है, मतलब जो प्रॉफिट कमा रहा है उतना आ पा रहा है या नहीं। ओवरऑल अगर बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पॉजिटिव है, मतलब कंपनी को पैसा आ रहा है। अब कंपनी उसी पैसे को इन्वेस्टिंग में खर्च कर रहा है और फाइनेंसिंग में खर्च कर रहा है, मतलब दोनों जगह पैसा थोड़ा थोड़ा डाल रहा है। और इन्वेस्टिंग में जो पैसा खर्च किया है सारा, वो कुछ परसेंट डिविडेंड में गया और कुछ परसेंट उसका डेट रिपेमेंट में गया है। तो पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। मतलब जितना पैसा उसका हाथ में है बस उसी पैसे को यूज कर रहा है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। बहुत ज़्यादा फैलने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कर्जा लेके, ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कर्जा ले लेकर पैसा जोड़ते जाए और इन्वेस्टिंग में खर्च करते जाए, वो कंपनी काफ़ी ख़राब होगा उस कंडीशन में। यहाँ से हमको समझना बस ये है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो पैसा आया बस उसी को यूज़ करके कंपनी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ काम आराम से कर ले रहा है, उसको कोई दिक्कत हो नहीं रहा। ओवरऑल अगर जोड़ा जाए नेट कैश फ्लो को तो ये पॉजिटिव निकलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ये तो था कैश फ्लो के बारे में। थोड़ा सा बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का अगर बात करें तो लास्ट 10 साल का सबसे पहले बात करते हैं 2010 का। तो उसमें था इसका सेल्स 6000 करोड़ और ये कंसेक्यूटिवली लगभग 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर गया और 21,000 करोड़ के आसपास आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस पिछला 11-12 साल में। तो अगर प्रॉफिट ग्रो किया तो अगर सेल्स ग्रो किया तो प्रॉफिट भी ग्रो करना चाहिए, और जिस रेट से सेल्स ग्रो किया है उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना चाहिए, तब हम कंसिडर करते हैं कि वो कंपनी बढ़िया होगा। इस केस में सेल्स ग्रो किया 3 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स, तो प्रॉफिट को भी ग्रो करना पड़ेगा लगभग 3 टाइम्स। मतलब 800 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 2010 में, तो लगभग 24-2500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होना चाहिए, जो यहाँ है 3100 के आसपास है। तो क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी का मार्जिन जो है धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। कंपनी के पास मार्जिन है, कंपनी के पास पावर है कि वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपना मार्जिन को इंक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि उसके पास ब्रांड वैल्यू है एशियन पेंट्स का। ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ कंपनी को सेल्स जनरेट हो रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है, जो मार्जिन इंक्रीज़ करते हुए हो रहा है। अब बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, सेल्स ग्रो कर रहा है या नहीं। अगर लास्ट 10 साल का डेटा देखा तो कंपनी का सेल्स ग्रो किया 11% के आसपास, और 5 साल और 3 साल का देखा तो अराउंड 10% है। तो कंपनी काफ़ी बड़ा है और लगभग 10-11% के आसपास अगर सेल्स ग्रो कर ले रहा है तो काफ़ी बढ़िया मैं कंसिडर करूँगा। और अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो वो ज़्यादा है सेल्स ग्रोथ से। अराउंड 10 ईयर में 14% है, 5 साल में 13% और 3 साल में 15%। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 14 to 15% के आसपास घूमता रहता है इसका ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ से देख के पता चलता है कि कंपनी का मार्जिन कंसेक्यूटिवली हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके वजह से सेल्स से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है प्रॉफिट, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का। रिटर्न ऑन इक्विटी कंसीडर करते हैं कि जो 20% है 20% से ज़्यादा वो अच्छा होगा। तो यहाँ क्लियरली है कि 20% से ज़्यादा 26-28% दिख रहा है, तो हम कंसीडर करेंगे काफ़ी बढ़िया बिजनेस चल रहा है
और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बढ़िया है। ये था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अब थोड़ा बात करते हैं क्वार्टरली की पिछला 8-9 क्वार्टर या 12 क्वार्टर में किस तरीके से कंपनी सेल्स जनरेट किया भी है या नहीं। अगर पिछला 12 क्वार्टर का बात करें तो कंपनी का सेल्स था दिसंबर 2018 में 5000 करोड़, जो लगभग अप डाउन होते होते लगभग उसी के आसपास अभी घूम रहा है। 5500 के आसपास हो गया, बीच में 6600 के आसपास हो गया था पर क्वार्टर। तो यहाँ से देखने से पता चलता है कि कुछ महीना या कुछ 3 महीना उसका अच्छा सेल्स जनरेट होता है, कुछ 3 महीना उतना खास जनरेट नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड का बात किया जाए तो ये पॉजिटिव में है। अगर सितंबर 2021 को भी अगर कंसीडर किया जाए तो 5000 से 7000 हुआ, मतलब ट्रेंड पॉजिटिव है। बीच में थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर प्रॉफिट का बात करें तो वो उतना कुछ खास इंक्रीज़ किया नहीं है। 900 करोड़ था दिसंबर 2018 में, जो घट के 28 करोड़ हो गया, 826 हो गया है सितंबर 2021 में। कहने का मतलब है कि कंपनी को प्रॉफिट तो जनरेट हो रहा है, लेकिन एक सीक्वेंस में अप ट्रेंड में नहीं हो रहा। कभी वो ज़्यादा हो जा रहा है, कभी घट जा रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर घट जा रहा है। तो इस तरीके से जनरेट हो रहा है। मतलब ओवरऑल सेल्स के साथ साथ उसका जो प्रॉफिट है वो भी उसी तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये तो था क्वार्टरली का। कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि कंपनी को सेल्स जनरेट हो रहा है लास्ट कुछ 12 क्वार्टर में, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के साथ हो रहा है। अब बात करते हैं कंपनी का कॉम्पिटिटर का। अगर कॉम्पिटिटर का बात करें तो ये खुद ही इस सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी है। इसका मार्केट कैप है अराउंड 3 लाख करोड़ के आसपास। तो ये खुद भी इतना बड़ा कंपनी है कि इसके कंपैरिजन में अगर सारा जो इसका कॉम्पिटिटर उसको जोड़ दिया जाए तो उससे भी बड़ा कंपनी है, खुद अकेला होगा मार्केट कैप के हिसाब से। इसका स्टॉक्स भी अगर बात करें तो ये 91, जो कि काफ़ी हाई है। और हाई होने का रीज़न भी है क्योंकि इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हैं आप 34% है। और ऐसा कंसीडर किया जाता है कि पेंट इंडस्ट्री कभी डूबने नहीं वाला है। मतलब एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि इंडिया में घर बनता जाएगा, और ये कंसीडर किया जाता है कि अगर घर बनेगा तो घर बनने के साथ ही पेंट का ज़रूरत होगा। तो इसीलिए कंपैरिजन करके देखा जाता है कि अगर घर बनेगा, पेंट का ज़रूरत होगा, तो होता ये कि इन फ्यूचर एशियन पेंट ग्रो करेगा। अगर एशियन पेंट ग्रो करेगा तो इसीलिए उसका पी मल्टीपल को बहुत हाई चढ़ा दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे हमको 91 का पी मल्टीपल दिख रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत हाई वैल्यूएशन है। अगर बर्जर का भी देखा जाए तो वो भी 85 पे है, नेरोलैक का 54 पे है, इंडिगो का 165 पे है। तो मेरे हिसाब से कोई भी पेंट कंपनी अपने जो बोले खरीदने के लेवल पे हो सब काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। आपका देखने का तरीका अलग हो सकता है। ये तो था कॉम्पिटिटर का बात। अब बात करते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो बहुत हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है। और डिविडेंड का बात करें तो लगभग 50% और डिविडेंड ही बांट देता है, जो पैसा मिलता है उसको। तो ये सब कुछ बढ़िया पॉइंट है। अगर ख़राब पॉइंट का बात करते हैं बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। दूसरा, इसका सेल्स ग्रोथ उतना कुछ खास है नहीं। स्टिल इसका प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, लेकिन सेल्स ग्रोथ कुछ खास है नहीं। लेकिन ये इतना बड़ा कंपनी है कि अगर ये 1 या 2% से भी ग्रो करेगा तो इसका जो कॉम्पिटिटर है वो उसको 10% से ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके उस वैल्यू पे पहुंचेगा। सपोज मान लेते हैं कि अगर 1000 का कंपनी है और वो 1% भी बढ़ता है, मतलब 10 रुपये बढ़ता है, जबकि अगर 100 रुपये का कंपनी है उसको 10% बढ़ना पड़ेगा, तब जाके उसका 10 रुपये वैल्यू बढ़ेगा। तो ये कहने का मतलब है कि वो 1% भी बढ़ रहा है, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में भी बढ़ेगा तो उसका जो कॉम्पिटिटर है उसे ज़्यादा वो मार्केट कैप्चर कर रहा होगा, कहने का ये मतलब है। तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि सेल्स उसका कुछ खास 5 साल में ग्रो नहीं किया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसा है। कंपनी का अगर बात करें तो कंपनी सेटअप हुआ था 1942 में, और ये कहा जाए तो अभी देश का सबसे बड़ा कंपनी है। इसका जो प्रेजेंस है वो बस इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी है। और इसका बहुत सारा वेरिएंट भी है। ऐसा नहीं कि बस एशियन पेंट्स है तो बस एक पेंट ही बेच रहा है, इसके साथ ही बहुत अलग अलग तरह का चीज़ भी बेच रहा है, जैसे कि एपिको कोटिंग, SCIB पेंट, ट्यूबला, कॉस्विक पेंट, इसी तरीके का बहुत सारा इसका वेरिएंट है जिसको कि ये बेच रहा है। ऐसा नहीं कि बस हम लोग जो यूज करते हैं घर में बस वही बिक रहा है। इसके अलावा भी इसका बहुत सा प्रोडक्ट है। आप चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपको विकीपीडिया में बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट लायक ठीक है या नहीं है। सबसे पहले बात, कंपनी कोई डाउट नहीं है कि कंपनी बढ़िया मतलब ख़राब है, कोई डाउट नहीं है उसमें। कोई डाउट नहीं कि कंपनी ख़राब नहीं है, कहने का ये मतलब है कंपनी काफ़ी बढ़िया है। आप किसी भी रेस्पेक्ट में देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी बढ़िया है, सेल्स में, प्रॉफिट में, मार्जिन में या प्रेजेंस में। और फ्यूचर ग्रोथ में भी अगर आप सोचिए तो फ्यूचर ग्रोथ भी इसका काफ़ी बढ़िया लगता है, क्योंकि हम लोग घर बनाएंगे या घर बनाएंगे तो पेंट करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका पेंट का जो सेक्टर है वो अप ट्रेंड जाना, कोई इसमें डाउट नहीं है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, मतलब जो नेगेटिव पॉइंट बस इतना है कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बोले मार्केट कैप हो, काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे अभी है।
और जिसके वजह से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इसको डबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, लगभग 91 का वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। तो इसको अगर जिस रेट से भी ग्रो हो रहा है उसी रेट से अगर ग्रो होगा तो लगभग 91 ईयर लग जाएगा इसको डबल होने में। तो मेरे हिसाब से हम 91 साल रुक नहीं सकते कि मेरा पैसा डबल हो। ऐसा समझने का बस होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि 91 साल लगेगा, कंपनी ग्रो भी होता है, लेकिन अगर इसी को मेंटेन रखता है तो इसको लगभग 91 साल लगेगा जो मार्केट कैप है उसको डबल करने में, जो कि बहुत हाईली इम्पॉसिबल लगता है कि 91 साल कौन रुकेगा उतना। और इसीलिए जस्टिफिएबल नंबर नहीं लगता है 91 का पीई। तो मेरे हिसाब से अगर ये 30-35 के आसपास अगर रहता, मानते हैं कि बहुत हाई ग्रोइंग कंपनी है और इसका फ्यूचर में भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया है, स्टिल हम कंसिडर करेंगे 30-35 के आसपास अगर इसका पीई मिलता तो हम इसको कंसीडर करते खरीदने का। बट ये बहुत हाई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि हमको नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच के इसमें इन्वेस्ट करते हैं। कि आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से इसको खरीदेंगे तो कोई डाउट नहीं है कि काफ़ी बहुत बढ़िया है, कभी आपका पैसा डूबने नहीं देगा। अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से करें तो अब आप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं कि डूबेगा नहीं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से बहुत हाई वैल्यूएशन पे है और मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि कब थोड़ा सा वैल्यूएशन नीचे हो तब हम इसको ग्रैब करने का कोशिश करें। ओवरऑल अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फाइनली मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।